नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा है स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है पिनाका MK1 एनहांस रॉकेट सिस्टम को लेकर, जिसका पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दरअसल दोस्तों, ये जो पिनाका MK1 है, ये एक एनहांस रॉकेट सिस्टम है और अपने परीक्षण के दौरान इसने अपने सभी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें पूरा किया है। और अब ये जो रॉकेट सिस्टम है वो अपने यूजर ट्रायल्स और सीरीज प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि पिनाका MK1 एक उन्नत संस्करण है और इसकी जो सीमा है वो 30 किलोमीटर से अधिक है और इस रॉकेट की लंबाई 15 फुट है और करीबन 280 किलोग्राम इसका वजन है और ये अपने साथ करीबन 100 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि DRDO ने सेना के साथ निजी क्षेत्रों के द्वारा निर्मित एक बढ़ी हुई पिनाका रॉकेट को भी अलग अलग वॉरहेड क्षमताओं के साथ परीक्षण किया है। और ये जो इनहांस पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये पिनाका वेरिएंट का ही एक अपग्रेडेड संस्करण है, जिसमें कि कई तरीके की तकनीकों को अपग्रेड किया गया है, जिन्हें की मौजूदा उभरती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसमें अपग्रेड किया गया है। इस बात से ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत लगातार अपने रॉकेट सिस्टम पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है और अब भारत तेजी से रशियन रॉकेट प्रणालियां जो भारत में है उन्हें अपने स्वदेशी रॉकेट प्रणालियों से बदलेगा और साथ ही साथ इनका एक्सपोर्ट भी करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड 14,000 करोड़ रुपए रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार की विदेशों में मिलिट्री हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने की नीतियों का नतीजा है और यही वजह है कि रक्षा निर्यात अब 14,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। साल 2014 में ये 900 करोड़ रुपए तक ही था, लेकिन अब 2023 तक रक्षा निर्यात को 19,000 करोड़ रुपए को पार करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर के विजन के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को एक मुख्य धारा के साथ भी जोड़ा है। साथ ही सरकार का फोकस है निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी भागीदारी बढ़े, जिससे कि इस क्षेत्र में और देश की ग्रोथ में मदद मिल सके। भारत ने विदेशी कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी आमंत्रित किया है। यही नहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 3,700 आइटम्स की लिस्ट भी तैयार की है। इनमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए कंपोनेंट या लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स भी शामिल है। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नो डाउट बिल्कुल बढ़ रहा है और वो भी तब बढ़ रहा है जब भारत ने निजी क्षेत्रों को इसमें जोड़ा है। अदरवाइज आपको मालूम था कि कितना धीमा प्रोसेस हमारा चलता था और अब धीरे धीरे भारत हथियारों के आयात के बजाय अब उन्हें एक्सपोर्ट करने लगा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि एयरफील्ड आधुनिकीकरण का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण का हिस्सा है, जिसके 2 चरण हैं। इसके पहले चरण में 30 भारतीय वायुसेना के अड्डों को अपग्रेड किया गया है और दूसरे फेज में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी हवाई क्षेत्रों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही अजय भट्ट जी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फेज 1 के तहत तो काम पूरा भी हो चुका है और सेकंड फेज पर काम चल रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म एडिज डिफेंस सिस्टम ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर ड्रोन को तैयार किया है, जिसका नाम शैडो मार्क 3 है। ये हाई लिफ्ट सिंगल रोटर ड्रोन होगा, जिसका विंग स्पैन 2 मीटर का होगा और इसमें सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। शैडो मार्क 3 का जो इंड्योरेंस है वो 60 मिनट का है और ये रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्विलांस करेगा। साथ ही साथ ये मल्टी मिशन रिकॉग्निशन भी कर सकता है। आपको बता दें कि सिंगल रोटर डिजाइन की वजह से ये हेलीकॉप्टर वर्टिकल टेक ऑफ और प्रिसाइज लैंडिंग भी कर सकता है, वो भी कन्फाइंड स्पेस में। शैडो मार्क 3 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि इसमें आसानी से पेलोड भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, मझगांव शिप बिल्डर्स एक मिजेट सबमरीन को तैयार कर रहा है, जिसका नाम MSXO2A है, जो कि स्टेल्थ आधारित प्लेटफॉर्म होगा। इसका कम एकॉस्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स होगा। इसे जहाज और स्वतंत्र रूप से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल शैलो और डीप वाटर ऑपरेशन में किया जा सकता है, वो भी कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन में। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सोनार, GPS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है और इसकी जो प्राथमिक भूमिका है वो कॉम्बैट स्विमर टीम्स के लिए होगा, जो दुश्मनों के पोर्ट पर पहुंचकर उनके जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ, जिसके तहत एक जॉइंट सेंटर बनेगा एक्सीलेंस का, जहां पर उभरती हुई तकनीकों पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन तैयार किए जाएंगे, खासकर की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन, मीडियम और लाइट हथियारों के खिलाफ, मिसाइल टेक्नोलॉजी,
बॉडी आर्मर, हाइपरसोनिक एप्लीकेशंस और एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था जिसमें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार जी ने कहा था कि भारत आईएनएस विक्रांत के रिपीट ऑर्डर दे सकता है। ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर दिया है और आईएनएस विक्रांत को बनाने में जो एक्सपर्टीज हासिल की है कोचिन शिपयार्ड ने, उसी के इस्तेमाल से एक दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कि हम आईएनएस विशाल कहते हैं उसे तैयार किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा वो आईएनएस विक्रांत के आधार पर ही होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म का साइज और जो स्केल है वो उसी के बराबर रह सकता है और आई थिंक जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जोड़ी जाएंगी जो कि नई तकनीकों पर आधारित होंगी। हालांकि दोस्तों भारत को एक कैटोबार न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं आईएनएस विक्रांत जैसा दूसरा विमान वाहक पोत बनाने का मतलब साफ है कि जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है वो अब अपनी सर्विस के एंड पर आ चुका है, यानी कि वो अपने अंत के करीब बढ़ रहा है। ऐसे में जो आईएनएस विशाल है यानी कि जो दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, हो सकता है कि इसे बनने में थोड़ा वक्त लगे। लेकिन आपको मालूम ही है कि कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन ने कहा था कि वो आईएनएस विक्रांत जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म को महज 7 सालों में तैयार कर लेंगे और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत में कैटोबार के साथ ईमेल्स भी हों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से 6 और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट को खरीदने पर बातचीत कर रही है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगा। आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना को 2009 में $2.1 बिलियन के सौदे के तहत 8 बोइंग P-8I विमान मिले थे। इसके बाद भारत ने 2016 में $1.1 बिलियन का एक और अनुबंध किया था, जिसके तहत 4 जो P-8I विमान है वो भारत को मिले थे। लेकिन अब भारत 6 और विमानों की तरफ देख रहा है जो कि कॉमकासा प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स के साथ आएंगे। अभी भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I हैं और 6 P-8I विमानों के आ जाने के बाद भारतीय नौसेना के पास टोटल 18 P-8I विमान हो जाएंगे और भारत इसके 2 स्क्वाड्रन्स को तैयार करेगा, जिसमें से कि एक आईएनएस हंसा गोवा में होगा और दूसरा आईएनएस रजाली तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाला जो स्क्वाड्रन होगा वो ईस्टर्न साइड को कवर करेगा और जो गोवा वाला स्क्वाड्रन है वो वेस्टर्न साइड को कवर करेगा। हालांकि ये जो 6 एयरक्राफ्ट की डील थी वो काफी पहले हो जानी थी, लेकिन आपको मालूम है कि बोइंग ने और कुछ और भी कंपनियां थी जिन्होंने अपने ऑफसेट दायित्व को पूरा नहीं किया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया अब अपनी P-800 जिसे कि ओनिक्स मिसाइल कहा जाता है, उसके जो समुद्री और जमीन आधारित जो संस्करण है उसकी रेंज को बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया के द्वारा अपनी ओनिक्स मिसाइल को अपग्रेड करना भारत के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया की ओनिक्स मिसाइल पर ही आधारित है। वैसे तो दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ा चुका है, जिसे कि 290 से 500 किलोमीटर किया गया है और अब इसकी रेंज को 800 से 1500 किलोमीटर रेंज तक बढ़ाया जा रहा है, जिसे कि जमीन, पानी और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है वो मिसाइल के रैमजेट इंजन पर निर्भर होती है। इस मिसाइल में कंपोजिट्स का इस्तेमाल करके इसके वजन को और हल्का किया जाएगा ताकि इसके ईंधन की खपत कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बनते ही बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के सैनिकों ने राजस्थान से सटी सीमा पर बीएसएफ और किसानों पर फायरिंग की। हालांकि बीएसएफ ने भी मौका रहते जोरदार जवाब दे दिया। बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर के अनूपगढ़ इलाके में 5 स्थानीय किसान बीएसएफ के जवानों के साथ बॉर्डर फेंस से आगे अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान पाक रेंजर्स ने भारत की तरफ गोलियां चला दी। हालांकि बीएसएफ ने करीबन 18 राउंड फायर किए और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कई खतरों के बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि स्लो स्पीड ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक जैसे जो हथियार हैं, इसके अलावा एरियल खतरे, साइबर डोमेन के खतरे, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं और रूस और यूक्रेन का युद्ध हमें क्या सिखाता है कि हमें भी हवा में अपनी ताकत बढ़ानी होगी, युद्ध के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का समय बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज्यादा लॉजिस्टिक्स की जरूरत है और आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होने जरूरी है, लेकिन अगर टैक्टिक्स नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए भारत को लॉजिस्टिक चेन बड़ी करने के लिए विदेशों पर निर्भरता छोड़नी होगी और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 40 LCA तेजस मौजूद है, LCA Mark II तैयार हो रहे हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडेक्ट किया गया है, सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम मौजूद है। फेजिंग आउट की वजह से ताकत थोड़ी कम है, मिग और जागवार फ्लीट्स को हटाया जा रहा है। ऐसे में स्वदेशी प्रोडक्शन को शामिल करने से देश की ताकत बनी रहेगी और भारत AMCA को भी तैयार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जब हम नीश टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ड्रोन्स पर बात करनी चाहिए, लेकिन जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है वहां पर ड्रोन्स की जरूरत नहीं है। जहां पर एयर डिफेंस की संख्या कम है या कमजोर है वहां पर ड्रोन्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास मशीनी इंटरफेस, इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सब जरूरी है और आने वाले समय में सॉफ्टवेयर वॉर भी होने वाला है। लेकिन भारत के पास अब सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस मेड इन इंडिया है। इसी नेटवर्क को मजबूत भारतीय वायुसेना कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि एयर पावर से एरोस्पेस पावर तैयार हो रही है और भारत भी अब अपनी स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजी पर नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि काइनेटिक वॉरफेयर से लेकर नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में बदलाव की जरूरत है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि दुश्मन पर हमले की हमारी तैयारी हमेशा होती है। अब हम अपने पसंद के हथियार अपने पसंद के समय में गिरा सकते हैं। अगली बार भारतीय वायुसेना के पास ऐसे हथियार होंगे जो कि वीडियो रिले वापस देंगे। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनका इशारा उस तरफ था जिस समय भारत ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो सबूत मांगे गए थे। तो यहां पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। मौजूदा 30 स्क्वाड्रंस है, कुछ को खत्म भी किया जाएगा, लेकिन भारत अपने MRFA, LCA Mark II, LCA Mark 1A, ये सब भारतीय वायुसेना का फ्यूचर है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज INS कोची, कवरती और सुमेगा बांग्लादेश की नौसेना द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार बांग्लादेश पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में मुख्य अतिथि होंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई देशों की नौसेना के जहाजों को एक फॉर्मेशन में इकट्ठा किया जाता है और परेड की जाती है। इसमें चीन, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, सूडान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, ईरान, ओमान, फिलिस्तीन और सऊदी अरब जैसे देश उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।